सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 19 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी मार्च 2024 में भारत और किस देश के बीच में अभ्यास लामितीये 2024 का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा सेशेल्स में। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? लामितीये 2024 भारत और सेशेल्स के बीच में हुआ। इस बार ये इसका 10वां संस्करण है, अभी 18 से लेकर 27 मार्च 2024 तक। लामितीये का मतलब होता है मित्रता। कहां पे हुआ पूछोगे तो सेशेल्स में। तो भारत और सेशेल्स के बीच में ये एक्सरसाइज 2001 से हो रही है और 2001 से ये सेशेल्स में ही आयोजित होती है। ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है, मतलब 2 साल में एक बार होता है। और अभी भारत की ओर से भारतीय गोरखा राइफल्स ने इसमें हिस्सा लिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ऐसे याद रखा करो, मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है तो एक्सरसाइज का नाम, किन देशों के बीच में हो रही है, कौन सा संस्करण है, कहां पे हो रही है, ये सब। और आपको याद होगा अभी सेशेल्स में एक और मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि अभी 2024 में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़ी है वो सारी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन उससे पहले हम सेशेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कहां पर है ये सेशेल्स? ये पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में आता है। मैप में देखो, ये रहा सेशेल्स। कैपिटल विक्टोरिया हो गई, करेंसी है सेशेलॉइज रुपी और प्रेसिडेंट है वेवेल रामकलावन। चलो आ जाओ, अब मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, इस साल सबसे पहली मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी डेजर्ट साइक्लोन, जो कि भारत और यूएई के बीच में हुई थी, राजस्थान के थार रेगिस्तान में। तो इस शीट में एक्सरसाइज का नाम आएगा, किन देशों के बीच में हुई वो आएगा, और कहां पे हुई ये हम पढ़ेंगे। फिर सहयोग काजिन के बारे में हमने पढ़ा था, भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में हुई, ये चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज पहली बार ये हुई है, पहला संस्करण है, भारत और थाईलैंड के बीच में। साइक्लोन एक्सरसाइज इस बार इसका दूसरा संस्करण था, भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ, ये कहा इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज का 11वां संस्करण था, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज, इसका आयोजन नाटो ने किया। और डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ, ये अरब सागर के ऊपर। और पहली बार अभी सदा तंसीक एक्सरसाइज का आयोजन हुआ था, भारत और सऊदी अरब के बीच में, राजस्थान के बीकानेर में। वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया, पोखरन राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज की बात करेंगे, भारतीय नौसेना ने इसका आयोजन किया, लगभग 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था, विशाखापत्तनम में हुआ। दोस्ती एक्सरसाइज अभी 16वां संस्करण हुआ था, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में, मालदीव में हुआ था। और समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था, ये विशाखापत्तनम में। सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ, ये अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। और अभी मैंने आपसे पूछा था कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज, इसका आयोजन सेशेल्स में ही हुआ था, लगभग 16 देशों ने हिस्सा लिया था, भारत भी था, जिसमें एक भारत की तरफ से आईएनएस तीर ने हिस्सा लिया था। और अभी हमने पढ़ा भारत और सेशेल्स के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ, लामितीये, कहां पे? सेशेल्स में। तो ये 2024 की सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दी है। और अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, हमारा पढ़ाने का यही तरीका है। अब जैसे आगे जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज का प्रश्न आएगा, मैं आपको बार बार स्टार्टिंग से ही, जनवरी से ही रिवाइज कराऊंगा। तो मतलब हमेशा आपको लास्ट 6th मंथ या फिर लास्ट 1 ईयर का रिवीजन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। ज्यादातर एग्जाम में यही होता है, या तो लास्ट 6 महीने का या लास्ट 1 साल का पूछा जाता है। तो इतनी बार हम रिवाइज कर लेते हैं, चीजें आपको याद ही हो जाती है। बस अगर थोड़ा जल्दी आप याद करना चाहते हो तो एक चीज करना स्टार्ट कर दो, जब मैं रिवाइज कराऊं तो बोलना स्टार्ट कर दो। बोलने से चीजें आपको थोड़ा जल्दी याद होंगी, और रेगुलर रहो, बस इतना सा आपको करना है। और हाँ, अगर करंट अफेयर्स आपने अब पढ़ना चालू किया, अब सोच रहे हो कि जनवरी, फरवरी, मार्च कैसे पढ़ूं, तो उसके लिए रिवीजन वाली क्लास हमने स्टार्ट की अभी जनवरी से ही, जैसे हमने 2023 में किया था। तो 2023 का तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, और आप वीडियो सेक्शन में जाके देख लो। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ये लेटेस्ट 3 महीने लास्ट के बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। और अभी जनवरी से स्टार्ट कर दिया है, तो वो रिवीजन वाली क्लास देख लो, आपका काम हो जाएगा। 12 मिनट लगते हैं क्लास में, और उसमें जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट ही होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फालतू क्वेश्चन नहीं होगा, और पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, उन्हें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी मार्च 2024 में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो अभी 17 मार्च 2024 को वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन यानी कि ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अभी 14 से लेकर 17 मार्च 2024 तक हुआ, ये कहां पे? तेलंगाना के हैदराबाद में।
हैदराबाद में जो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, जिसे कहते हैं कान्हा शांति वनम, वहां पे इसका आयोजन किया गया। इसमें हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने भी हिस्सा लिया, वो भी इसमें शामिल हुए। थीम क्या रही? आंतरिक शांति से विश्व शांति। और इसका आयोजन किसने किया? हमारे संस्कृति मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। और इसने हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के इसका आयोजन किया। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आपको याद होगा, अभी कुछ समय पहले की बात है, मोदी जी ने कहां पर स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया था, जो कि एक तरह का मेडिटेशन सेंटर ही था। तो आंसर होगा आपका वाराणसी में। अच्छा, आप ध्यान से सुनना, हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ ना, तो यहां पे हैदराबाद से जितने भी आपके प्रश्न हमने पढ़े करंट अफेयर्स में, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक तो अभी 2024 में भारत में ई प्रिक्स का दूसरा संस्करण ये हैदराबाद में ही होगा। पहला वाला भी हैदराबाद में हुआ था। और अभी भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये कहां पे बना? हैदराबाद में, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ये लॉन्च किया गया था हैदराबाद में ही। ग्रीन सिटी अवार्ड मिला था हैदराबाद को। और हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया था। और किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 के 21वें संस्करण का आयोजन हुआ? तो भी आंसर होगा हैदराबाद। और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां पे लगाया गया? हैदराबाद में। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा हैदराबाद में। भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां पे स्थापित हुआ? हैदराबाद में। और देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क, ये भी आपको मिलेगा हैदराबाद में। और हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का भी उद्घाटन किया गया था। ये संत रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू है, 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां पे खुला? हैदराबाद में। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला? तो भी आंसर होगा हैदराबाद में। और एक और आप याद रख सकते हो, इरडाई। इरडाई का हेडक्वार्टर, इरडाई मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में मिलेगा। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है पूछे तो मूसी नदी के किनारे। अच्छा, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। और अभी हमने पढ़ा था कि हैदराबाद मुक्ति दिवस हर साल अब हम मनाएंगे कब? 17 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को निजाम शासन से मुक्ति मिली थी और उसी के लिए हमने ये ऑपरेशन पोलो चलाया था। तो देखो, हैदराबाद से जितने भी संबंधित प्रश्न पड़े वो एक साथ मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए। हैदराबाद का पोस्टमार्टम कर दिया हमने। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में देश की पहली ऑयल पाम प्रसंस्करण जो इकाई है वो कहां पे स्थापित की गई या कहां पे शुरू हुई? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो देश का पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट ये शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, दिबांग घाटी जिले में। किस कंपनी ने शुरू किया? 3F ऑयल पाम कंपनी ने। मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम को लॉन्च किया था और इस मिशन का लक्ष्य है ऑयल पाम की खेती को बढ़ाना और 2025-26 तक कच्चे पाम तेल के उत्पादन को 11.20 लाख टन तक बढ़ाना। और अभी इसी मिशन के अंतर्गत, इसी मिशन के तहत ये भारत की पहली पाम ऑयल प्रसंस्करण इकाई प्रोसेसिंग यूनिट ये शुरू की गई है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। अब बात यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। देखो, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर होती है। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और गवर्नर कौन है? केटी पटनायक। देखो, यहाँ के पशु मिथुन है, जिसे गयाल भी कहते हो। पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। फूल है द्रौपदी माला और वृक्ष है होलांग। यहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क है, मॉलिंग नेशनल पार्क है, पक्के टाइगर रिजर्व है। कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे माउंटेन पास आपको यहाँ मिलेंगे, जैसे कि बोमडेला दर्रा, दिफू दर्रा, दिहांग दर्रा और योंगयाप दर्रा। अरुणाचल प्रदेश इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन, सूर्योदय की भूमि भी कहते हैं भारत में, क्योंकि भारत में सबसे पहले जो सूर्य की किरण है वो यहीं पे पड़ती है। लेकिन याद रखना, अगर पूछे कि सूर्योदय का देश किसे कहते हैं तो फिर जापान को कहते हैं। और भारत में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व भी अरुणाचल प्रदेश का ही है। कितना है? 17 है। 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। बाकी अभी यहाँ का 27वां जिला बना था बिचोम, उससे पहले 26वां बना अभी केई पनियोर नाम है उसका। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बताऊं मैं आपको, तो अभी गोरसम कोर उत्सव मनाया था यहाँ पे, सोलंग फेस्टिवल होता है यहाँ पे, सियांग नदी महोत्सव यहाँ पे होता है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है यहाँ पे, चचिन चराई महोत्सव का आयोजन यहीं पे होता है। बाकी अभी काफी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जीआई टैग मिला था। कुछ एक मैं आपको बताऊं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि खामती कपड़ा हो गया, खामती से चावल भी हो गया, निशी कपड़ा हो गया, मोनपा कपड़ा हो गया, सिंगफो चाय हो गया, आदि केकिर अदरक हो गया, वांचो लकड़ी शिल्प हो गया, याक चुरपी हो गया, ये याद रखो।
खामती चावल, ये सब इनको जीआई टैग मिला। अभी मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना यहाँ पे शुरू हुई थी और देश का पहला फिश म्यूजियम आपको यहीं पे मिलेगा। और यहीं पे एक मिलिट्री स्टेशन का नाम देश के पहले सीडीएस जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत जी के नाम पे रखा गया था। अभी अरुणाचल प्रदेश के राजकीय तितली बनी थी केसर ए हिंद। तो अरुणाचल प्रदेश से ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखें। और नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट्स हैं, 8 सिस्टर्स आप जिन्हें कहते हो, उसमें सबसे बड़ा यही है अरुणाचल प्रदेश, क्षेत्र वाइज, एरिया वाइज। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन कौन बनी है? तो आंसर होगा शीतल देवी। शीतल देवी कौन है आप जानते हो ना, पैरा तीरंदाज है ये है। और अभी भारतीय निर्वाचन आयोग ने उन्हें राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन घोषित किया है। आपको याद होगा अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। और अभी जो एशियन अवार्ड्स हुए थे उनमें सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार इन्हें मिला था। अभी पिछले साल जो चौथे एशियन पैरा गेम्स हुए थे चाइना के हांगजाओ में, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। तीरंदाज है, मैंने आपको बताया पैरा तीरंदाज है ये, पैरा आर्चरी प्लेयर है ये। तो ये इनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप ध्यान रखना। अच्छा, एक देवेंद्र झाझरिया का नाम भी याद रखना, भाला फेंक से इनका संबंध है, ये भी पैरा एथलीट है। और अभी इनका नाम न्यूज में था ना, याद है आपको, भारतीय पैरालंपिक समिति के ये अध्यक्ष बने, तो इंपॉर्टेंट नाम हो गया इनका। बाकी देखो, निर्वाचन आयोग की बात हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसके बारे में संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक आपको मिलेगा। और स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे हम मनाते हैं। हमारे वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, 25वें नंबर के हैं। पूछोगे पहले कौन थे, मतलब फर्स्ट नंबर पे, तो सुकुमार सेन थे। पूछोगे पहली महिला कौन थी, तो वीएस रमा देवी थी। अभी बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स बनेगा यहाँ से। अभी नए 2 चुनाव आयुक्त बने हैं इलेक्शन कमिश्नर, उनके नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सद्दू है। बाकी अभी कुछ समय पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गरुड़ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, सी विजिल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, एक एनकोर नाम से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। और इन्होंने अपना स्टेट और निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया था राजकुमार राव को, उससे पहले सचिन तेंदुलकर को बनाया था। और पंजाब में किसे स्टेट आइकॉन बनाया था? अभी शुभमन गिल को बनाया था। तो देखो, इससे संबंधित सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया, क्या नाम है उनका? तो आंसर होगा तमिलिसाई सौंदरराजन। तो अभी तेलंगाना की जो राज्यपाल थी ये तमिलिसाई सौंदरराजन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और आपको पता हो तो इसी के साथ पुडुचेरी के उप राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्ज भी उन्हीं के पास था, तो वहां से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वे तेलंगाना राज्य की दूसरी गवर्नर थी, क्योंकि अभी तेलंगाना राज्य ये अभी 2014 में ही तो बना था, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। तो इसके पहले जो गवर्नर बने थे वो ESL नरसिम्हन बने थे, और दूसरे ये है तमिलिसाई सौंदरराजन, लेकिन इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अच्छा चलो, आज हम एक काम करते हैं, आज सभी राज्यों के गवर्नर मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। जैसे कि देखो, आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? अब्दुल नजीर है। अरुणाचल प्रदेश के KT पटनायक हो गए। असम के हैं गुलाब चंद कटारिया। बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। छत्तीसगढ़ के हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। गोवा के हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गुजरात के आचार्य देवव्रत हो गए। हरियाणा के हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल। झारखंड के हैं CP राधाकृष्णन। कर्नाटक के हैं थावरचंद गहलोत। केरल के RF मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश के मंगूभाई छगनभाई पटेल। महाराष्ट्र के रमेश बैस। मणिपुर के हैं अनुसुईया उइके। मेघालय के फागू चौहान। मिजोरम के कंबमपति हरिबाबू। नागालैंड के ला गणेशन। उड़ीसा के रघुबर दास। पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित। राजस्थान कलराज मिश्र। सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तमिलनाडु RN रवि। और तेलंगाना, ये मैंने आपको बता दिया, रिटायर्ड हो गई, त्रिपुरा इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड गुरमीत सिंह। और पश्चिम बंगाल के CV आनंद बोस। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी राज्यों के गवर्नर जो अभी वर्तमान में है वो रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा रचिन रविंद्र। तो अभी न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र ये सर रिचर्ड हेडली मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता बन गए हैं। उन्हें ये पुरस्कार 24 साल की उम्र में मिला है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो रचिन रविंद्र है, इनको 2023 के लिए ICC के उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया था।
उन्हें न्यूजीलैंड में साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार भी मिला। और ये जो सर रिचर्ड हेडली मेडल है, ये न्यूजीलैंड क्रिकेट के द्वारा 2011 में शुरू किया गया था। ये एक वार्षिक पुरस्कार है, हर साल दिया जाता है। तो इस बार किसे मिला, याद रखना सचिन रविंद्र को मिला और ये सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता बन गए हैं ये पुरस्कार पाने वाले। और इस पुरस्कार का नाम न्यूजीलैंड के क्रिकेटर सर रिचर्ड हेडली के सम्मान में रखा गया है। अच्छा, न्यूजीलैंड के एक और प्लेयर का नाम हमने पढ़ा था, टिम साउदी के बारे में पढ़ा होगा आपने। T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले ये दुनिया के पहले गेंदबाज बने थे, तब इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ये कौन सी बार रशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो आंसर होगा 5वीं बार। तो अभी रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति चुनाव इन्होंने जीत लिया है। उनको 87% वोट मिले हैं और अब वे अगले 6 सालों तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। आपको बता दूं कि 1700 के दशक में कैथरीन द ग्रेट के बाद व्लादिमीर पुतिन ये सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले रूसी नेता बन गए हैं। वे पहली बार सन 2000 में रशिया के प्रेसिडेंट बने थे और तब से अभी तक बने हुए हैं। अभी 2020 में पुतिन ने संविधान संशोधन के जरिए 2 टर्म तक यानी कि 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहने की जो सीमा थी उसको खत्म कर दिया था। और इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन के 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो गया। अच्छा, रशिया की जो संसद है उसको क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली कहते हैं। जिस तरह से हमारे 2 सदन होते हैं वहां पे भी होते हैं, वहां का जो ऊपरी सदन होता है उसके काउंसिल ऑफ फेडरेशन कहते हैं और निचले सदन को ड्यूमा कहते हैं। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या करवाऊंगा। 2024 में जितने भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हमने पढ़े हैं, जैसे कि किसी देश में कोई प्रेसिडेंट बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, ये वाले अपॉइंटमेंट्स ये मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ये सारे 2024 वाले हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट हमने पढ़ा था, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने थे, मोहम्मद मुस्तफा इनका नाम हो गया। तामस सुलियोक ये हंगरी के प्रेसिडेंट बने। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने। अहमद अवद बिन यमन के प्रधानमंत्री बने। नयाब बुकेले ये अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने। ओल्जास बेक्टेनोव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। अलेक्जेंडर स्तब ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने। अजाली असोमानी ये कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने। बर्नार्डो एवरेलो ये ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने। चाई लाई तिंगचे ये ताइवान के प्रेसिडेंट बने। गैब्रियल अटल ये फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने। और सुक्सेस मसरा चाड के प्रधानमंत्री बने। तो फेलिक्स त्सोसिकेदी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने। तो ये भी हमने देखो साथ में रिवाइज कर लिया ना। तो इसी तरह से बार बार रिपीट करते रहेंगे तो ये चीजें आपको याद होने लगी होंगी। और हाँ गाइज, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। देखो, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो इतना तो आप कर सकते हैं, वीडियो को एक बार टच करना है, वीडियो को लाइक कर देंगे आप, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि जब मैं आपके लिए दिल से मेहनत करता हूँ, दिल से कंटेंट तैयार करता हूँ, समय लगाता हूँ, तो मैं इतना सा एक्सपेक्टेशन जरूर रखूंगा आपसे कि वीडियो को आप लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है एक बार शेयर जरूर करना। चलो, आज के हमारे वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का और देखते हैं कि हमारा टारगेट पूरा होता है या नहीं। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आयुध निर्माण दिवस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 18 मार्च को। तो भारत में हर साल 18 मार्च को भारतीय आयुध कारखाना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन भारत में भारतीय सशस्त्र बलों को हथियार और गोला बारूद प्रदान करने वाली भारतीय आयुध कारखानों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि ये फैक्ट्रियां हमारे देश और उसके लोगों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न मेरे को याद आ रहा है, साउथ एशिया में हथियारों और गोला बारूद की सबसे बड़ी फैक्ट्री ये कहाँ पे लगाई गई, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में अडानी ग्रुप के द्वारा। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। चलो, मार्च के सभी इंपॉर्टेंट डेज एक बार हम क्विक रिवाइज करते हैं। देखो, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, नो स्मोकिंग डे। 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया। तो ये मार्च के इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया, तो आंसर होगा टीएम कृष्णा को। तो 2024 के लिए संगीत अकादमी का ये संगीत कलानिधि पुरस्कार है जो अभी प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता टीएम कृष्णा, पूरा नाम बोलोगे सुदूर मदाबुसी कृष्णा, इनको ये सम्मान दिया गया। सीधा सा याद रखो, संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे मिला, टीएम कृष्णा को मिला। तो कर्नाटक संगीत के लिए ऑस्कर के समकक्ष माने जाने वाला ये जो पुरस्कार है चेन्नई में संगीत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, इनके अलावा एक और नाम बता रहा हूं, डॉक्टर नीना प्रसाद का, क्योंकि इनको भी नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे। एक तो संगीत कलानिधि पुरस्कार मैंने आपको बताया जो मिला टीएम कृष्णा को, और एक नृत्य कलानिधि पुरस्कार मैंने आपको बताया जो कि मिला डॉक्टर नीना प्रसाद को। बाकी पुष्पा भारती का नाम आपने सुना होगा, हिंदी लेखिका हैं, अभी 33वां व्यास सम्मान मिला था। और संजीव नाम सुना है ना, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला अभी इनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए। चलो अब मुझे बताओ अंग्रेजी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किन्हें मिला था और उनके नॉवल का नाम क्या है। मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूं और नाम तो इंपॉर्टेंट है। अब बताओ फिर आप, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पुरुष वर्ग में इंडियन वेल्स टेनिस खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने। तो पुरुषों की वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आते हैं कार्लोस अल्काराज। वे किस देश के टेनिस प्लेयर हैं, तो स्पेन के हैं, और अभी उन्होंने इंडियन वेल्स एटीपी मास्टर 1000 का खिताब जीत लिया है। किसे हराया उन्होंने, तो रशिया के जो टेनिस प्लेयर है डेनियल मेदवेदेव को। इसका आयोजन कहां पे हुआ, अमेरिका के कैलिफोर्निया में इंडियन वेल्स में। वहीं पे अगर महिलाओं की बात करें तो ये खिताब जीता है महिलाओं में वर्ल्ड नंबर 1 जो प्लेयर है ईगा स्विटेक ने, वो पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। उन्होंने किसे हराया, ग्रीस की मारिया सक्कारी को। अच्छा, जब भी टेनिस की बात आती है, टेनिस के 4 इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम में आपको रिवाइज कराता हूं। कौन कौन से, जो साल में होते हैं, जो पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। लेकिन अभी हम बात करेंगे तो अभी तक केवल एक ही हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो मैं आपको रिवाइज करा दूं। तो इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था आर्यना सबालेंका ने, वो बेलारूस की प्लेयर है। और पुरुषों में जीता था जेनिक सिनर ने, वो इटली के हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा हमारे लिए कि मेंस डबल का टाइटल किसने जीता, तो वो जीता है रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार मैथ्यू एब्डेन ने। ये मैथ्यू एब्डेन पूछा जा सकता है आपसे कि ये किस देश के प्लेयर हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, ये जरूर याद रखना। रोहन बोपन्ना ये तो हमारे हैं। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अगर वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना, क्योंकि सेशन एंड हो चुका है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता, तो आरसीबी ने। फिर आपसे पूछा था अभी पीबी शब्द पहल का संबंध किससे है, जिसे लॉन्च किया गया प्रसार भारती। फिर पूछा अभी पानी और हवा दोनों में चलने वाला हाइब्रिड मानव रहित ड्रोन को किसने डेवलप किया, आईआईटी जोधपुर ने। फूलदेई महोत्सव 2024 मनाया गया उत्तराखंड में। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया, संकलन ऐप। फिर पूछा मोदी जी ने अभी देश की पहली ऑटो इम्प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहां पे किया, गुजरात में। फिर पूछा अभी लॉन्च हुआ अग्रे और अक्षय, इसका संबंध किससे है, ये पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। फिर पूछा T20 इंटरनेशनल में 400 प्लस चौके लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए पॉल स्टर्लिंग, वे किस देश के हैं, आयरलैंड के हैं। और फिर पूछा कीर्ति नामक एक अद्वितीय प्रतिमा खोज कार्यक्रम का उद्घाटन कहां पे किया गया, चंडीगढ़ में। और आखिरी प्रश्न था कि मोदी जी ने अभी कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहां पे किया, तो गुजरात में। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल किस नाम से लॉन्च किया था, तो आंसर होगा कृत्रिम। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।